सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। इस वक्त मुल्क में अपोजिशन हमें काफ़ी हद तक गैर मौसर नज़र आ रही है और इमरान खान हैं, उनके अपने केसेस हैं जिसमें वो उलझे हुए हैं और उनकी जमात आपसी तकसीम का शिकार है। ऐसे में हुकूमत हमें इस लिहाज से बेफिक्र नज़र आती है कि खा उसके फैसले अवाम की जेबों पर कितने ही भारी क्यों ना पड़े, हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत को इस वक्त कोई टफ टाइम देने की पोजीशन में नहीं है। हुकूमत हफ्तावार तेल की कीमतों पर नजरसानी कर रही है। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर तेल की कीमतों में एक बड़ा इजाफा होने की तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन, तेल की कीमतों का इन्हिसार तो आलमी मार्केट पर है। आज भी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। फी बैरल $125 तक कीमतें पहुंच चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक एतराज़ ये भी मौजूद है कि तेल की कीमतों के साथ जो पेट्रोलियम लेवी लगाई जाती है वो अवाम की जेबों के ऊपर मजीद इजाफी बोझ डाल देती है। इस वक्त की भी अगर हम बात करें तो हुकूमत फी लीटर ₹107 लेवी कीमत में ले रही है। क्या इस हफ्ते भी कीमतों के हवाले से ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? एक तरफ ये सख्त तरीन फैसले हुकूमत के हैं, दूसरी तरफ थोड़ा बहुत रिलीफ देने की कोशिशें हैं। वजीर आजम ने मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो सब्सिडी थी उसमें 1 माह की तौसी की है। लेकिन क्या ये काफ़ी होगा अवाम के सेंटिमेंट को कंट्रोल रखने के हवाले से, या एक अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है? क्योंकि अपोजिशन के हवाले से जो हमें हुकूमत बेफिक्र नज़र आती है, अपोजिशन ने ही अवाम की आवाज़ बनना होता है, लेकिन अपोजिशन की बड़ी जमात PTI खुद तकसीम का शिकार है। एक ओवरऑल अपोजिशन भी हमें इस मामले के ऊपर बात करती हुई नज़र नहीं आ रही। PTI की अगर हम बात करें तो आज सलमान अकरम राजा इमरान खान के अहम तरीन केस के हवाले से PTI के अरकान पार्लियामान पर सख्त बरहम नजर आए कि वो अदालत क्यों नहीं पहुंचे और उन्होंने इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया। सूरत हाल ये है कि सलमान अकरम राजा अपने अरकान असेंबली पर बरहम है, जबकि इमरान खान की बहनें सलमान अकरम राजा समेत तमाम 70,000 ओहदेदारान पर बरहम है कि वो डियाला के बाहर क्यों नहीं पहुंचते। आज अदालत के बाहर अलीमा खान ने गुफ्तगू की, जिसमें अहम बात यह है कि उन्होंने पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन साथ ही कहा कि ये इख्तलाफात कोई साजिश है हमारे खिलाफ, हमें इस हवाले से मुत्तहिद होना होगा। अब आज अलीमा साहिबा मुत्तहिद होने की बात कर रही हैं, इसको बैरूनी साजिश कह रही हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने ही पार्टी की क़यादत को हुकूमत का कुछ दिन पहले सहूलतकार भी करार दिया था। तो क्या इन हालात में और इस तरह के बयानात तजाद है जिनमें नजर आता है, इसके होते हुए पार्टी को किसी बैरूनी साजिश की ज़रूरत है या फिर ये इसी वजह से हो रही है? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हुकूमत इस सारे मामले को कैसे देख रही है वो भी बहुत दिलचस्प है और हुकूमत ये कहती है कि अगर आपका हरीफ कोई गलतियां कर रहा हो तो उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अब इन तमाम हालात में अवामी इशूज़ के ऊपर अपोजिशन कोई सियासत करेगी या हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में है, या इसी तरह का एक तकसीम शुदा बयानिया हमें देखने को मिलेगा। इसके लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ियों को दावत दी है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमाए एहतशामुल हक साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अथर काज़मी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त हो तो मैं अथर से आगाज़ करती हूँ। अथर, आपकी नज़र में पहले अलीमा साहिबा का ये जो स्टेटमेंट है, पिछले कुछ दिनों से हमें एक शिकवा बहनों की तरफ से नज़र आया कि पार्टी के अहदेदार नहीं आते। ऑन दी अदर हैंड आज सलमान राजा साहब ऐसे ही शिकवा जो है वो पार्टी के अरकान असेंबली से कर रहे हैं। क्या ये कोई बैरूनी साजिश हो रही है या PTI की अंदरूनी तंजीम के मसाइल हैं जिसके शिकार हो रहे हैं? देखिए, जो बैरूनी साजिश है तो जिन हालात का सामना है तहरीक इंसाफ को वो सब के सामने है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको लगता है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ है। वो सारे लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया, बहनें भी यही कहती हैं कि आप पटियाला जेल के बाहर आए। आज जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब का आपने क्लिप सुनवाया कि वो भी यही फरमा रहे थे कि उनको बताया गया कि आप आए, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं पहुंचे। तो यकीनन वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि शायद जमात के अंदर एहतजाज के हवाले से मामलात को आगे किस तरह बढ़ा, उस हवाले से इख्तलाफ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें ज्यादा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की जरूरत है, हमें हर जगह पे मौजूद होने की जरूरत है।
कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर चीजों को हल करने की जरूरत है और बातचीत के जरिए खान साहब के लिए और दीगर जो पार्टी के अंदर लोगों के लिए मसाइल हैं उनको कम करने की जरूरत है। तो वो वाज़ेह तौर पे आपको एक फर्क नजर आता है। लेकिन खान साहब के जो करीबी हल्के हैं, जो उनके खानदान के लोग हैं, मेरे ख्याल में, और खान साहब की जो खुद जहां तक उनकी बात है, वो इस चीज पे बिल्कुल वाज़ेह है कि इस निजाम और हुकूमत के साथ बातचीत करके या वो बैकग्राउंड में चीजों को हल करके कोई मामला हल नहीं होगा। और तभी हुकूमत किसी तरफ कोई फैसला करेगी जब हुकूमत के ऊपर एहतजाज के जरिए कोई दबाव पड़ेगा। एहतशाम साहब, आपकी नज़र में कोई एलिमेंट है यहाँ पर साजिश का? पिछले दिनों जिस किस्म के बयानात आए, या खुद खान साहब की फैमिली एक इंटायरली मुख्तलिफ सोच रखती है और उनकी पार्टी की जो क़यादत है वो मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों को लेकर चलती है? अफसर, जिस तरह अभी अथर भी बात करें, साजिश का एलिमेंट तो कहीं भी नहीं है। देखिए, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, अब किसको नहीं पता है। और जिस तरीके से अलीमा बीबी ऑपरेट कर रही हैं, सबको अपना दुश्मन आया हुआ है, रोज़ाना बात करती हैं। 2 दिन पहले आपने देखा क्या कहा था कि हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वोट आपने हमारे भाई के नाम पे लिया है, आप आते नहीं हैं। एक अरसे से मैं कह रही हूँ 10,000 बंदे अडयाला जेल आने चाहिए, 100 बंदों से ज़्यादा वहाँ पे लोग नहीं होते। तो ये देखें, अब से एक ज़माने में हम प्रिडिक्ट कर सकते थे पीटीआई के बारे में, अब कहा जाता है ऑल बेट्स आर ऑफ, किसी को नहीं पता कौन क्या कर रहा है। देखिए ना, आप कोर कमेटी की मीटिंग कर लें, पॉलिटिकल कमेटी कर लें, पार्लियामेंट की कमेटी की, इख्तलाफ जो ख़बरें आती हैं वहाँ पे इख्तलाफ, किसी एक नुक्ता नज़र पे रुकते ही नहीं। ज़्यादा परेशान कुन डिलेमा मेरा ख्याल है ये है अब सारे मामले में कि जिस तरीके से आपने बड़ा वाज़ेह तौर पे इख्तियार दिया चकज़ई को, अल्लामा नासिर को, कि वो ऑपरेट करेंगे, वही फ़ैसले करेंगे। अभी उनके गिले शिकवे देख लें, कोहाट का जलसा रखा गया, वो कहते हैं हमें नहीं बताया गया, नहीं गए। पिंडी का जलसा अगरचे नहीं हुआ, वो कहते हैं हमसे नहीं पूछा गया, सुहेल अफरीदी ने खुद ही अनाउंस कर दिया। तो सवाल ये है कि जब बानी चेयर पीटीआई अगर ये कहते हैं कि जी आप चकज़ई की बात सुने, तो क्यों नहीं सुनी जाती? फिर देखिए, एक अरसा हो गया इनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो, चकज़ई साहब की हो रही, वो भी इन्हीं को ब्लेम करते हैं कि जो मैं कुछ चाहता हूँ मुझे करने नहीं देते। हम अब्बास जो है ना, वो जब बात कर रहे थे वो भी गिले शिकवे कर रहे होते। मेरा ख्याल है जो चीज़ ठीक करने वाली है, बदकिस्मती है कि आपका वोट बैंक कंटेक्ट है, सब कुछ है, लोग क्या वजह है कि लोगों ने आना छोड़ दिया? देखिए, एक तो वो एलिमेंट फटीक का है कि इतना दफ़ा बुलाया गया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर इख्तलाफात है, वो कहते हैं किसकी बात सुने। दूसरा देखें, हुकूमत को आप जो मर्जी कहें, हुकूमत को विनफॉल गेन तो मिला है ना। आप देखें, मई टू मई का सफ़र, अब ये जिस तरह भी हुआ, हुकूमत को फेवर किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को फेवर किया, फिर ईरान इराक के अमेरिका के हवाले से इनको बड़ा फेवर मिला। तो अब देखा चाहिए कि जो दबाव किसी तरह से हुकूमत पे आ सकता था वो नहीं आया। लेकिन ये कितना सस्टेन कर सकती है हुकूमत अपनी फॉरेन पॉलिसी के एतबार से डोमेस्टिक मामलात के को कवर करना? ये मैं एहतशाम साहब, आपकी अगर इजाजत तो अगले मरहले में आपसे पूछती हूँ। अथर, आपकी नज़र में जो पीटीआई की क़यादत का हमारे सामने एक अप्रोच नजर आई है पिछले दिनों में, वो ये थी कि एक जलसा इसलिए मनसूख किया कि कुछ दोस्त ममालिक के लिए पाकिस्तान सालसी करा रहा है और उसके लिए मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो हमने ताउन किया। ये पीटीआई का इसके ऊपर बयान था। लेकिन अलीमा साहिबा ने कहा इन्होंने हुकूमत की सहूलतकारी की है। आप इटसेल्फ पीटीआई की सियासी क़यादत की अप्रोच को कैसे देख रहे हैं कि अगर हम ताउन करेंगे तो जवाबी तौर पे हो सकता है थोड़ा बहुत रिलीफ खान साहब के लिए, शायद मुलाकातें बहाल हो जाएं या डॉक्टर को एक्सेस मिल जाए? ये दुरुस्त अप्रोच है पीटीआई की क़यादत की, जिसको ऑब्वियसली अलीमा साहिबा पसंद नहीं कर रही? देखिए, ऑब्वियसली ये तो सियासी जमात ने खुद फैसला करना है कि क्या उनके लिए दुरुस्त है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो वो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा। और अगर इमरान खान साहब के खानदान की तरफ से अगर कोई फैसला करते तो मेरे ख्याल में शायद चीजें इस वक्त डिफरेंट होती। कारकुन जो है वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि वो खान साहब की बहनों के पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि उनका कोई मुकदमा हो, उनकी मुलाकात का दिन हो, खान साहब की बहनें आपको नजर आती हैं, क़यादत के बहुत सारे लोग आपको मिसिंग नजर आते हैं। दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग क़यादत के अंदर ये समझते हैं कि अभी भी बातचीत के जरिए शायद हम मामलात को बेहतर कर लें। लेकिन आप देख लेना कि ऑपोजिशन के लिए गुंजाइश कितनी है, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि 5-6 महीने तो चकज़ई साहब के नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन ही नहीं हो सका। इसी तरह सेनेट के अंदर भी यही सूरत हाल थी। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा कि अभी चीजें किस तरफ चल रही हैं। लेकिन हुकूमत की पोजीशन अभी भी इतनी है कि हुकूमत चाहे वो जो मर्जी क्लेम कर ले कि उसने सफारती सतह पे ये हासिल कर लिया, फलानी जगह पे वो हासिल कर लिया, वो सबके सामने पूरी दुनिया हुकूमत की तारीफ कर रही है कि बहुत सारी जो है जो अचीवमेंट्स हैं उससे तो कोई नो डाउट। लेकिन मुकामी सतह के ऊपर हुकूमत जो है अभी इतनी भी मजबूत नहीं है कि वो इस्लामाबाद या पिंडी में एक जलसे की इजाजत दे दे या कि किसी कॉर्नर मीटिंग की इजाजत दे दे। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हुकूमत आम बंदे को डिलीवर करने में नाकाम हुई है। आज पेट्रोल की कीमत देख लें, आप महंगाई देख लें, दीगर चीजें देख लें, ये सारी चीजें ऊपर के लेवल पे तो हुकूमत क्लेम कर रही है, लेकिन क्या आम बंदे को उसका कोई बेनिफिट मिला है? क्या आप वो ये कह सकते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई, हमारा ये चीज बेहतर हो गई? 3-4 सालों से ये जो इन्वेस्टमेंट के दावे करते रहे, किधर है वो इन्वेस्टमेंट?
किधर आई है इन्वेस्टमेंट? कोई आपको नजर आई है क्या? इन्फ्लेशन नीचे गई है, डॉलर सस्ता हुआ है? तो कुछ भी ऐसा हुकूमत मुकामी सतह पे अचीव नहीं कर सकी जिसकी वजह से हम ये क्लेम कर सकें कि जी हुकूमत जो है वो आम बंदे की नजर में पॉपुलर हो गई है। वो इस वक्त ग्राउंड पे जो है सिचुएशन नजर नहीं आती। एहसान साहब, यही बात, सिफारती कामयाबियां तो हैं, उसका एतराफ भी हर तरफ हुआ, लेकिन अब मुकामी तौर पे हुकूमत की क्या पोजीशन है आज? देखिए, कोई शक नहीं है अफसा कि जो बहुत कुछ हुकूमत के दावे थे करने वाले वो नहीं हुए। ठीक है, इकॉनमी हमारी स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जॉब क्रिएशन है, इन्वेस्टमेंट की बात है। हमारा शॉर्टफॉल देखें 10 माह का 700 बिलियन डॉलर का हो गया है, 700 अरब रुपए का हो गया है, एक्सपोर्ट मनफी में चली गई है। सूरत हाल ठीक तो नहीं है, रो पीट के अभी 16 बिलियन डॉलर के रिजर्व हुए हैं। वो IMF की शर्त है कि जी ये 3 महीने की इम्पोर्ट के लिए होने चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं जी जून में 18 बिलियन डॉलर के हो जाएंगे। तो हम जिस तरीके से डे टू डे बुनियादों पर सर्वाइव कर रहे हैं, ये कोई अच्छा ओवन तो नहीं है, बहुत कुछ करने की अगर जरूरत है। सिफारती तौर पे भी इस पे एहतशाम साहब, हुकूमत को अपोजिशन ने कोई खास मुखालफत नहीं की, अपना जलसा भी मनसूख किया। सब एतमाद कर रहे थे इस बात पे कि आप 2 ममालिक की सालसी करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पार्लियामान को एतमाद में लिया जाना चाहिए था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और बिलखुसूस सालसी के इस गैर मामूली रोल के हवाले से। अक्सर देखें, एक ग्राउंड रियलिटी के साथ मैं अगर कहूँ कि क्रूड रियलिटी ये है कि पार्लियामेंट में तो कोई किसी की बात नहीं सुनता। आप मुझे बताएं कि जिसकी हुकूमत होती है वो कभी ओपोजिशन को जलसे करने देती है? ब्रीफिंग भी दी जा सकती है। देखें, अब तो उसी में ये होता है, यकीनन अमूमी तौर पर खामोशी रहती है। होता क्या है, देखें अब जो अथर भी इस बात को मानेंगे, अब क्यों नहीं होता इन कैमरा सेशन होता, या जब प्राइम मिनिस्टर को जाना होता है, कोई ऐसी बड़ी बात होती है, उनको पता होता है जाएंगे तो बेइज्जती प्रोग्राम शुरू कर देंगे लेके। तो नतीजतन ये भी है भाई आप 2-4 दफ़ा आए, एतमाद बिठाएं। देखें, इससे बड़ा और फोरम क्या हो सकता है? इस पे एतराज भी क्या ही हो सकता था एहतशाम साहब को? मेनली इस पाकिस्तान के किरदार के ऊपर अपोजिशन ने कोई सवाल तो खास नहीं उठा लेना नहीं था। ख्याल इस पे ठीक है, एतमाद में लेना चाहिए। ये पूछा जा सकता था कि आप बैलेंस कैसे करेंगे अपने तमाम ताल्लुकात को, और इसका जवाब तो अपोजिशन के जरिए अवाम तक पहुंचना चाहिए। देखिए, बहुत से हवालों से हम देखते हैं कि बड़े बड़े इशूज हैं वो अननोटिस चले जाते हैं, पार्लियामेंट का इजलास नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते, बानी PTI आपने देखा कितने बार जाते थे, इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी, बाकी लोग भी। लेकिन एक अमूमी रवैया है जिसको हमें मानना पड़ेगा, जो जिस हुकूमत में जो होगा वो यही करेगा। नतीजा में मुझे तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं लगती कि गवर्नमेंट ऑफ द डे अगर ऐसा कर रही तो क्यों कर रही। हाँ, एक बात जरूर है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद अब डिविडेंड हमें कितने मिलने हैं, कितने मिलेंगे, ये एक सवाल। दूसरा जो अभी मेरा ख्याल है आप बात अगर जो कर रही हैं आप, ये प्राइसेस की देखें, कल जुमा आ रहा है, कल ये इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ानी है। देखें 115 से 117 डॉलर बैरल हो गई है। बाय द वे इंटरनेशनल सतह पे आप जेट फ्यूल आप देख लें कि 3 माह का रिजर्व रह गया। यूरोपियन यूनियन कह रही है कि हमारे पास जेट फ्यूल नहीं है। इंडियन कह रहे हैं 175 डॉलर बैरल हो गया है। वो कहते हैं कि हमारा बेड़ा डूब गया। पेट्रोलियम लेवी पे होता है उस पर देखें, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब बाद में उसमें से 80 रुपए कम कर देते हैं और फिर वो समझते हैं कि उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। मेरी इतला ये है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं, मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन जो IMF कह रहा है वो कहते हैं जी आप 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें। वो कहते हैं मुश्किल है, वो कहते हैं 25 रुपये पेट्रोल पे कर दें, 25 रुपये आप डीजल पे पेट्रोल पे कर दें, 25 इस पे कर दें डीजल पे, प्लस 6 से 7 रुपये की बढ़ाने की बात हो रही है। अपना जनरल अच्छा, अब लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ होगा, क्योंकि लोगों को अंदाजा हो रहा है, गवर्नमेंट को अंदाजा हो रहा है कि ये फॉल बैक करेगा, ये बड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा इनके लिए इसको संभालना। लेकिन हुकूमत देखें ना यार, अफसा हम एग्जैक्टली इस वक्त 80,000 बैरल तेल पैदा करते हैं पाकिस्तान, 4.5 लाख हमें जरूरत है, 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं। आप देख लें हमारा इंपोर्ट बिल 12 से 15 बिलियन डॉलर का है, किधर से लेके आए? लेकिन मैं एक ब्रेक की तरफ एहतशाम साहब आपकी इस बात पे जाऊंगी, फिर ये पूछेंगे कि ये सारी सूरत हाल ऑपोजिशन फराहम करेगी कि अगर वो अवामी मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं और इसके ऊपर अवाम के तरफ से आवाज़ उठाना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल तो हमें ऑपोजिशन इस पोजीशन में नजर नहीं आती। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, उसका आवाम के ऊपर किस किस्म के असरात होंगे, उसमें अपोजिशन अब आगे क्या किरदार अदा कर सकती है, जो कि अभी हमें बिल्कुल तकसीम नजर आ रही है और गैर मौसर नजर आ रही है। अतर काज़मी साहब, आपकी नज़र में ये अवामी इशू है महंगाई का और आवाम के ऊपर इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है, कि इसके ऊपर अपोजिशन का कोई किरदार हमें क्यों नजर नहीं आया? अचकज़ई साहब का पार्लियामान में तो क्या उन्होंने बात करनी है, उनका तो हमें कोई ऐसा इंटरव्यू और स्टेटमेंट्स नजर नहीं आए जहां वो आवाम की तर्जुमानी कर रहे हो पिछले कुछ दिनों में। अलबत्ता इन बातों के ऊपर एक खींचातानी चल रही है कि जलसे की इजाजत हमसे नहीं ली गई, या और इस बेसिस के ऊपर शायद वो यहां तक भी बातें हो रही थी कि वो इस्तीफा दे दें। तो आपकी नजर में बतौर अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब का अभी तक किरदार आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए ऑब्वियसली जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि उनकी जब नामजदगी हुई उसके बाद नोटिफिकेशन वगैरह नहीं हो रहा था तो काफी उनके लिए भी मसाइल थे, लेकिन 100% आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि जो अवाम के मसाइल हैं कम से कम उसके ऊपर बात तो करनी चाहिए, उसके ऊपर बयान तो दें। देखें ना, इसी दारुल हुकूमत में आप भी थी, मैं भी था, एहतशाम साहब भी थे, यहीं पे मरियम बीबी महंगाई बचाओ मार्च लेके आई थी, यहीं पे बिलावल साहब आए थे महंगाई के हवाले से मार्च करते हुए, यहीं पे आके मौलाना साहब ने धरना दिया था, किसी ने रोका था? लेकिन ना इस वक्त आप अपोजिशन पे तो तनकीद कर सकते हो और मैं समझता हूं कि बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त वो नॉर्मल हालात के अंदर अपोजिशन ऑपरेट कर रही? कोई इजाजत देगा जलसा करने की? कोई इजाजत देगा? महंगाई अगर इजाजत दें आप, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब बयानिया की हद तक कम से कम एक बात के ऊपर आप पक्के हो जाएं, बड़ा मुबहम किस्म का ऑपोजिशन का बयानिया है। जब आप ऑपोजिशन के इत्तेहाद में बैठे तो वो ब्रॉडर बात हुई कि इलेक्शंस नए हो, खान साहब की रिहाई हो, अब तो सारी बात रिड्यूस होकर यहाँ तक पहुंच गई है कि डॉक्टर की एक्सेस दी जाए और मुलाकात, और उससे भी रिड्यूस होकर अडियाला के बाहर इकट्ठे तो हो जाए सारे लोग। तो कोई एक बात अगर की जाती तो बतौर एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी आज डिफरेंट पोजीशन में होती पीटीआई। देखिए जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे फैसले हम यहाँ पे गिन सकते हैं जिनकी वजह से चीजें बेहतर हों, लेकिन एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत को हम बरी जिम्मा करार दे दें। आज अगर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही तो उसकी जिम्मेदार अपोजिशन नहीं है, उसकी जिम्मेदार शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमत है। आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी देखा कि साबिक वजीर आजम को 4 दफा रात के अंधेरे में अस्पताल ले जाया गया हो, लेकिन ना जाती डॉक्टर को एक्सेस दिया जाए, ना बहनों से मुलाकात करवाई जाए? 5 महीने हो गए। तो ये एक अनहोनी किस्म की, या जिसे आप कह सकते हैं यूनिक किस्म की सिचुएशन का आपको सामना है। तो यहाँ पे ऑपोजिशन की कोताहियां हैं और बहुत सारी कोताहियां हैं, लेकिन वहां पे जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो कौन कर रहा है उसकी तरफ भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है, और खुद हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है कि क्या आपका रवैया मुनासिब है, क्या ये आपका रवैया जमहूरी है? ये क्वेश्चन फिर हुकूमत को हुकूमत का जवाब, एहतशाम साहब, हुकूमत का जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने सामने रखा चाइनीज प्रोवर्ब का हवाला देते हुए। उन्होंने कहा जब आपका हरीफ गलती कर रहा हो तो उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, यानी पीटीआई अपनी गलतियां कर रही है तो हमें तो कोई जरूरत नहीं इसके अंदर। लेकिन एहतशाम साहब, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत का इस वक्त? क्योंकि पीटीआई को या अपोजिशन को आप मोबिलाइज ना होने दें, लेकिन फिर अगर लीडर लेस तो अवाम निकलते हैं तो फिर उसका तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल होता है। इस तरह की चीजें तो हमेशा से होती रही हैं, दबाव में लाने के लिए ये सब कुछ हो रहा होता है, दोनों तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं। मेरे लिए जो अब सब बहुत हैरत वाली बात है ना पीटीआई के पार्ट पे, मैं मान लेता हूँ आपको जलसा नहीं करने दिया, आपको करना चाहिए भी, क्या कभी ऐसा होता है? मुझे तो मैं तरस गया हूँ कि पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इकोनॉमी की हालत बताएं किधर जा रही है, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि जी मोहम्मद जुबैर साहब बैठेंगे इनके साथ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किसी वजह से नहीं हुई। मेरा ख्याल है इतना आसान काम है, अब लोग तंग भी इसलिए आ जाते हैं कि भाई आप जहाँ बैठते हैं सिर्फ घुमा फिरा के पीटीआई बानी को रिहाई करनी है, बेगम का माफ ज़रूर करें, कोई आपका हक है, करना भी चाहिए, आपको पूरा हक मिलना चाहिए कि आप भी जलसे जूस करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है, मैं 46 साल से देख रहा हूँ, ओपोनेंट को कोई भी सड़क पे नहीं आने देता, कोई भी पॉइंट स्कोरिंग में आगे नहीं जाने देता, लेकिन इनका फोकस है, इनके अपने लोग भी कहते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट को दबाव में लाने के लिए। पार्लियामेंट में एक तो जाना चाहिए, बैठें आराम से सुने और क्रिटिसाइज करें, जो तैयारी करके जाएं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अखबारात में टीवी में आएगा। डेली की बुनियाद पे जब शो कर रहे होते हैं, जो पार्लियामेंट में बड़ी चीज़ आती है, शाम को लोग बात करें। अब वो कहते हैं कि इनका बंदा को बोलता ही नहीं है। एक शख्स जो इकोनॉमी पे थोड़ा सा बोलता था, वो आपने देखा वो चले गए, बैठते हैं केपी में, उनके एडवाइज़र हो गए, क्या नाम है उनका, वो पॉलिटिकल बातों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। अब सवाल ये कि जी आपने अगर यहाँ से आगे सफ़र जाना है तो पहले आप अपना जिसको कहते हैं एजेंडा वाज़े हो जाना चाहिए, बतौर वाज़े हो, और फिर लोगों को पता चले कि जी पीटीआई जो है अवामी मसाइल पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, इकोनॉमी पे बात कर रही है। ठीक है, आपने मुश्किल वक्त में अच्छा किया, आपने सपोर्ट किया कि जी इन हालात में अमली आनेंगे। मेरा ख्याल है कि जहाँ इनको अपनी गलतियाँ दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वो करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अफसा कि जब तक एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं आएगी, बैठ के ये फैसले नहीं करेंगे कि इख्तियारात किसके पास हैं, कौन बात करेगा। अब क्यों मुझे नहीं समझ आती, बल्कि ये मैं लफ्ज़ गलत बोल रहा हूँ, मेरे एक दोस्त मुझे कहा करते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती तो घर बैठा करो। आई ऑलवेज अवॉइड दिस वर्ड। देखें, होना ये चाहिए था। आप घर बैठ के तो फिर हम किससे समझेंगे? अच्छा, वो मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। देखें ना, लोग सवाल कर रहे हैं कि जी अगर आप वाकई इख्तियार, अब सलमान अकरम राजा कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना, अगर वो देखें कल उन्होंने कहा, फिर कहा, उन्होंने कहा जी मैं जच आ गया, यहाँ तक कहा कि हम अपनी तज़दीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई ऐसे हालात पैदा करने की क्या ज़रूरत है? बहनें ज़ाहिर है उनको भाई का दुख होगा, ठीक कहते हैं कि वोट बैंक भाई का है, लेकिन सवाल ये कि ये तरीका जो है सियासी तरीका नहीं है लोगों को साथ चलने का। मैं वेरी क्विकली, अगर आपकी इजाजत हो, क्लोजिंग कमेंट होगा अथर आपका क्विकली। अब आप समझते हैं कि ऑपोजिशन पीटीआई का एजेंडा
لیڈر کے حوالے سے خان صاحب کے اراؤنڈ ریوالو کرنا چاہیے یا ان غیر معمولی حالات میں عوامی ایشو کے اوپر مکمل فوکس کر لینا چاہیے؟ دیکھیں obviously ان کے لیڈر کے ارد گرد تو ریوالو کرے گا، لیکن جو عوامی ایشوز ہیں ان کے اوپر تو بات ہونا ضروری ہے. جتنے بھی ایشوز ہیں جن سے عوام افیکٹ ہوتی ہے ان کے اوپر تو بات ضرور ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے میں دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ ہم جب یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو سم ٹائم ہم بھی تاثر دیتے ہیں کہ ہم ناروے کی اور فن لینڈ کی اپوزیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ادھر کی حکومتوں کے بارے میں بات کر ررہے ہیں. جو زمینی سیاق و سباق ہے میرے خیال میں وہ بھی سب کے سامنے ہے. چلیں اب پہلے کہا کرتے تھے زمینی معذرت کیا ہے، زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان نے جب پوچھا گیا تھا، باجوہ سے سوال ہوا تھا، یہ اوپن بات ہو گئی تھی. ان کے پوچھا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا پاکستان کا، باجوہ صاحب نے کہا اکانومی، کہتے ہیں نہیں اپوزیشن ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایسا اختیار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا سب کو بند کر دیں اندر. انہوں نے کہا کہ آئین میں ترمیم کر لیں تو پھر میں سب کو بند کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے رویوں میں تبدیلی. بہت شکریہ احتشام صاحب. اطہر کاظمی صاحب، آپ کا بھی ناظرین صورتحال ہے، دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں اپوزیشن کی اپروچ ہمیں مختلف تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. امریکہ اور ایران دونوں سے اعلیٰ سطح پر اہم بیانات سامنے آئے ہیں، اس پہ بات ہوگی. معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں، ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مذاکرات کے حوالے سے امریکہ اور ایران دونوں کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے آج اہم بیانات سامنے آئے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ جب تک ایران اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر متفق نہیں ہوتا تب تک کوئی ڈیل نہیں ہوگی. دوسری طرف نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے اپنے تازہ بیان میں یہ بات واضح کی ہے کہ ایران اپنی نیوکلیئر اور میزائل صلاحیتوں کا قومی اثاثے کے طور پر ہر حال میں دفاع کرے گا اور خلیج فارس کا مستقبل انہوں نے کہا کہ امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ اور جو ایرانی مطالبہ ہے اس کو دہراتے ہوئے کہا کہ خطے میں غیر ملکی عناصر یعنی امریکہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. امریکی اور ایرانی قیادت کی ناظرین جو بیانات سامنے آئے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کا معاملہ ابھی بھی ایران کے نئے مطالبے پر رکا ہوا ہے کہ جب تک آبنائے ہرمز کا کوئی قانونی فریم ورک طے نہیں ہوتا تب تک نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. لیکن صدر ٹرمپ ہر صورت چاہتے ہیں کہ ترجیحی بنیادوں پر ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات طے کیے جائیں. اب اس ساری صورتحال کے بعد وائٹ ہاؤس میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈرز کی ایک اہم بریفنگ رکھی گئی ہے جس میں صدر ٹرمپ کے سامنے ایران پر دوبارہ فیصلہ کن حملوں کے حوالے سے مختلف آپشنز رکھے جا سکتے ہیں اور اس کا مقصد بھی ایرانی قیادت سے امریکی شرائط پر مطالبات منوانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے. اس حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ کل صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ایک طویل ٹیلی فونک گفتگو کی. روسی صدر کے قریبی مشیر کے مطابق صدر پوٹن نے امریکی صدر کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے مشرق وسطی اور پوری دنیا بری طرح سے متاثر ہوگی. ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب صدر ٹرمپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا اور سپریم لیڈر کے بیانات کو دیکھتے ہوئے ایران کی اپروچ اب کتنی قابل عمل ہے اس جنگ کو لے کر. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب کو، پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل صاحب آپ کے وقت کے لیے. صدر ٹرمپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں سے تب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جب تک وہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے متفق نہیں ہو جاتے ہیں. سینٹ کام کی طرف سے ان کو آج ایک بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. آپ کی نظر میں کیا مزید جنگی کارروائیوں کے حوالے سے ہی غور کیا جائے گا تاکہ ایران پر دباؤ ڈالا جا سکے، یا کسی طرح ایران اس پوزیشن میں ہے ابھی کہ وہ اپنی یہ شرط منوا سکیں کہ پہلے آبنائے ہرمز کا معاملہ سیٹل ہو؟ یہ دونوں سائڈ سے پوسچرنگ ہو رہی ہے اور دونوں سائڈ سے وہ چاہیں گے، امریکہ بھی اور ایران بھی. اور امریکہ کا تو ایک دم بالکل کلیئر سی واضح بات ہے، وہی جو اسرائیل کرتا آیا ہے شروع سے کہ انریچمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کو ختم کی جائے یا اس لیول پہ لے آیا جائے کہ ایران اگلے 20 سالوں تک کبھی اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ انریچمنٹ کر سکے اپنی. اور یہ ان کی خواہش ہے. اور یا اگر وہ کرتا ہے این پی ٹی کے تحت عمل، تو ابھی اس پر بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ این پی ٹی کی تحت جس طرح پہلے جے سی پی او میں اس کو ایران کو اجازت ملی تھی 3.67 کی، کیا وہ بھی اجازت دینے کو تیار ہے یا نہیں ہے. دراصل جو بات سامنے آئی ہے اور واضح ہے، ایران پر اس دفعہ زیادہ جے سی پی او سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ حاصل کریں. جے سی پی او کی حد تک اگر حاصل کرنا چاہتے تو ایران کو اس پر نہ پہلے اعتراض تھا نہ اس پہ اعتراض ہوتا. اور وہ کیا اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جو سینٹری فیوج ہیں جو کسی بھی ملک کے پاس ہو، اگر 3.7 کے وہ انریچمنٹ کرتا ہے تو اس سینٹری فیوج کے ذریعے زیادہ کر سکتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان سینٹری فیوج کا بھی قبضہ کسی تیسرے ملک کو یا ان کے حوالے آئیے
IAEA کے حوالے کیا جائے. یہ دراصل چیز ہے, اور ایران نہیں چاہتا کہ اس کا جو NPT کے تحت حق ہے وہ اس حق سے, اس کو ساورن حق سے محروم کیا جائے. بات یہاں اٹکی ہوئی ہے دراصل, اور اس سے زیادہ جو بھی اضافی بات آ گئی ہے جو زیادہ مشکل مجھے نہیں معلوم ہوتی, کیونکہ وہ ہے آبنائے ہرمز دونوں سائڈ سے, ایک طرف سے بلاکڈ نیول اور دوسری طرف سے جو آبنائے ہرمز کو بند کیا ہے ایران کے پاسداران نے. تو دونوں سائڈ سے جو وہ بند ہے وہ مجھے کم مشکل نظر آتا ہے. وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ انریچمنٹ والا مسئلہ ایران مان جائے, جو کہ بالکل نہیں مانے گا کہ بھائی 20 سال تک اس کو یہ حق ہی نہ حاصل ہو جو کہ اس کو ایک ساورن حق ہے, اس پر بات کہیں بیچ میں اٹکی ہوئی ہے. اور وہ اگر گارنٹی ایران دے دے کہ ٹھیک ہے ہم جس طرح کہ ابھی عراقی صاحب پوٹن سے مل کے آئے ہیں اور پوٹن نے کہا ہے کہ نہیں یہ خطے میں بہت تباہی مچا دے گا اگر ایران, یہ ساروں کو پتا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو اس میں پچھلی دفعہ بھی پچھلی مرتبہ JCPOA کے وقت میں جو سارے کا سارا یورینیم جو 20% تک افزودہ ہو گیا تھا, اس کے 1200 کلو گرام ایران راضی ہو گیا تھا کہ حوالے کر دے رشیا کے, اور رشیا نے اس کو ڈائلیوٹ کر کے ان کو انرجی کے لیے دینا شروع کر دیا تھا. اس قسم کی کچھ بات اگر بن گئی جو کہ آگے جا کے یہ مجبوری ہے امریکہ کی بھی اور یہ مجبوری ہے ایران کی بھی کہ کسی معاملے پر یہاں اسی خاص طور پہ انریچمنٹ کے حوالے سے اپنی اندیا دیں تاکہ ہرمز کھلے, کیونکہ یہی بات یہاں آگے اچھا یہ تو تمام پاسبل. اگر امبیسڈر صاحب آپ کی اجازت, تو انسٹیبلٹیز کے اوپر تو کافی دن سے بات ہو ہی رہی ہے, لیکن اب جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کا بیان ہے اس کو آپ صاف انکار سمجھتے ہیں یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پوسچرنگ کا حصہ ہے, کیونکہ وہ صرف نیوکلیر پروگرام کی بات نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں میزائل صلاحیتوں کا بھی بھرپور دفاع کیا جائے گا. بیلسٹک میزائل کا پروگرام یہ بھی ایک موضوع رہا امریکہ کے لیے اور اس پہ وہ مطالبہ کرتے رہے ہیں. آپ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, یہ پوسچرنگ زیادہ اس لیے ہے کہ دیکھیں جب یہ پچھلی مرتبہ JD وینس پاکستان میں آئے تو اس وقت اپنے پریس کانفرنس میں جاتے وقت صرف ایک نقطے کا انہوں نے ذکر کیا اور وہ تھا انریچمنٹ کا. میسائلز کی آپ نے پچھلے کوئی 10-12-15 دن سے کوئی بات نہیں سنی, نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نہ کہیں اور سے. تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بات پر ڈونلڈ ٹرمپ یا اس بات پر وہ ابھی کم از کم کمپرومائز کرنے کی حد تک ہے. جو اصل اسٹیکنگ پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ وہی انریچمنٹ والی بات, اور انریچمنٹ والی بات کے لیے ہی آبنائے ہرمز کو اس طرح نیول بلاکٹ لگایا گیا ہے. ورنہ نیول بلاکٹ لگانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اگر میزائل کی بات ہوتی تو اس پریس کانفرنس میں JD وینس ذکر کر دیتے. اچھا, بلاکٹ جو ہے وہ یقیناً ایران کے لیے وہ اس کی لیے بہت دشواریاں پیدا کرے گا. اس لیے کہ میں کچھ آپ کو سامنے حقائق پیش کر دوں تو اندازہ ہو جائے گا کہ بلاکٹ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بیان دیا کل شب کو کہ یہ بمبارڈمنٹ سے زیادہ خطرناک ہے بلاکٹ, اور میں ڈونلڈ ٹرمپ سے اتفاق کرتا ہوں. وہ اس لحاظ سے اتفاق کرتا ہوں کہ 30 ملین کے قریب 20 سے 30 ملین ٹن ان کو جو خوراک چاہیے ہوتی ہے, جو فوڈ گرین چاہیے ہوتا ہے, وہ امپورٹس کے ذریعے چاہیے ہوتا ہے. ان کو کوئی 20 سے 30 ملین گیلن چاہیے ہوتا ہے اس کا فیول کا, جو اپنا وہ صرف 26 ملین گیلن کو اپنی ریفائنری سے صاف کرتے ہیں, باقی دوسروں سے صاف کروا کے منگواتے ہیں جو کروڈ آئل وبار میں. تو ان کا مطلب یہ کہ 4 ملین بیرل ان کا 4 ملین گیلن ان کا وہ ڈیلی کی شارٹیج ہوگی جو ان کی گاڑیوں میں استعمال, پہیوں میں استعمال نہیں ہو سکے گی, کارخانوں میں استعمال نہیں ہو سکے گی. تو اور اس کے علاوہ ان کی جو پورٹ سے آمدن ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ کی ان کی 20% ہے اور تقریباً 70% ان کی آئل سے ہوتی ہے, اور 90% ان کی آمدن بند ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد وہ کتنا عرصہ تک سروائیو کر سکیں گے؟ حقیقت ہے کہ ایرانی بہت سخت جان ہیں وہ, لیکن یہ جو بیان دیا ہے قالیباف صاحب نے, باقر قالیباف نے, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ وہ ایک سائیکولوجیکل جنگ مسلط کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف پہنچے, فاقہ کشی پر آ جائیں لوگ. یہ میں اپنے طرف سے بیان کر رہا ہوں, اور تکلیف پہنچے لوگوں کو, اور وہ پھر ان میں مزید ڈفرنسز پیدا ہوں. واضح ہے کہ دسمبر اور جنوری میں کتنے زیادہ لوگ باہر نکل کے آ گئے تھے, معاشی
इस कसम पुरसी की वजह से। उस एहतजाज को रजीम चेंज करने में, तब्दील करने में अलबत्ता जो तमाम अंदाजे थे अमेरिका के वो गलत साबित हुए थे। तो एम्बेसडर साहब, आखिर में मुझे आपसे पाकिस्तान की सालसी के किरदार पे भी बात करनी है। दफ्तर खारजा ने आज ये बयान दिया कि बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है, पाकिस्तान दोनों फरीकैन से राब्ते में है और साथ ही इस बात पे भी जोर दिया हुर्मुज़ की बहाली भी ज़रूरी है। आपकी नज़र में पाकिस्तान की जो बतौर सालिस अप्रोच है उसमें ये जो बयान है आज का, इसमें कहीं ना कहीं ईरान की इस शर्त की तरफ झुकाव है कि अपना हुर्मुज़ को पहले सेटल किया जाए, ये यहाँ पर भी पाकिस्तान अभी अपनी पोजीशन मुकम्मल न्यूट्रल रखे हुए है? नहीं, पाकिस्तान को तो न्यूट्रल रखनी पड़ेगी अपनी पोजीशन, क्योंकि पाकिस्तान या कोई भी मीडिएटर जब तक के दोनों फरीक के लिए इक्वली वो ना हो एक्सेप्टेबल और ट्रस्ट बरकरार ना रख सके, मुश्किल हो जाएगा। हमारे दुश्मन तो पहले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का झुकाव एक फरीक की तरफ होता जा रहा है, जो कि गलत है। अगर एक फरीक की तरफ होता तो कतर ये ना कहता, ईरान अब तक पाकिस्तान से कम्युनिकेट न करता। ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, उसका हक है कि बाकी ममालिक से मिले, पुतिन से मिले। अगर वो मदद करते हैं, पाकिस्तान इसमें खुश होगा। इस मामले में पाकिस्तान की मीडिएशन जारी है। पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इसमें। 900 किलोमीटर किसी और मुल्क की सरहद नहीं मिलती है और पाकिस्तान इस मामले में नहीं चाहेगा कि डिस्टेबलाइज हो। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान पर ईरान का भरोसा ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर कोई मीडिएशन कर रहा है तो पाकिस्तान की वो अस्करी कुव्वत और वो सलाहियत है। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का भी इदराक है कि अगर ये जंगी लंबी खिंच गई तो पाकिस्तान का 85% जो ऑयल पर इन्हिसार है, इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान की रेमिटेंस गल्फ से आती है। अगर अंदाजा करें जिस तरह अमेरिका अपनी प्लानिंग कर रहा है, जिस तरह की कल पेंटागन में ब्रीफिंग हुई है कि वो अपना आर्म्स एमुनिशन ज्यादा दोबारा रिप्लेनिश करें और एक बड़ी फास्ट क्विक रैपिड जंग के तरफ जाके और जितनी अपनी पावर है, मिलिट्री माइट है, उसको एक दफा इस्तेमाल करके किसी तरीके से रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करें। ये पेंटागन में जो कल बातें लीक हुई हैं उसके मुताबिक, तो अगर ऐसी सूरत है तो पाकिस्तान ऑब्वियसली उससे इफेक्ट होगा। पाकिस्तान इसलिए भी मीडिएशन के लिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्तरब है कि वो मीडिएशन इस तरह जारी रखे। और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक फील्ड मार्शल पे भरोसा किया हुआ है दोनों मुल्कों ने। और फील्ड मार्शल से क्यों किया हुआ है कि उन्होंने कल्टीवेट किया वो रिलेशंस ईरान और बाकी, खासतौर पे जो वो मिलिट्री के इंटेलिजेंस के चीफ थे और जब वो ISI के DG थे, उस वक्त उनके मैंडेट में ये शामिल था कि वो तमाम जितने भी ममालिक हैं और खासतौर पर जो पड़ोसी ममालिक, और उसी दौरान में उन्होंने पासदारान के रैंक एंड फाइल से बड़े अच्छे रिलेशंस कल्टीवेट किए और इसी वजह से हमारी अब तक बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन जारी है। जहां तक ताल्लुक है इनका खुमनाई साहब का, वो बिल्कुल उन्होंने वही पोजीशन ली है जो एक अवामी उनका तासुर है उसके मुताबिक, और वो पोजीशन पाकिस्तान भी उसकी रिस्पेक्ट करता है और पाकिस्तान भी कहता है कि आप हुर्मुज़ को खोले और एनरिचमेंट का जितना हक है वो ईरान को मिला जाए। अमेरिका इजराइल की वजह से इसको कबूलियत नहीं दे रहा है। ज्यादातर जो बयान हैं इनको पब्लिक पोस्टरिंग की आप समझ रहे हैं। एम्बेसडर जमील अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है, दोनों अमेरिका और ईरान अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम है। सख्त बयान तो देख रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं पाकिस्तान की जो कोशिशें भी इस सिलसिले में जारी हैं। आइंदा दिनों में कोई नए नुक्ताए आगाज़ के ऊपर बातचीत का दोबारा आगाज़ हो सकता है। नहीं, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।